ब्लॉक्स कंप्लीट है, कोई ज़्यादा नहीं है। केवल आज जैसे अपने राइटर पढ़ लेते तो करीबन 9-10 दिन के राइटर्स, 9 यानी कि करीबन 11-12 राइटर्स और आपके बचेंगे, और 11-12 राइटर्स कंप्लीट होने के बाद मुझे मुश्किल से लगता है कि ज़्यादा 10 दिन की क्लास और बचेगी। तो 10 दिन में जिसमें प्रोज राइटिंग या पैसे आपकी जो पोएट्री राइटिंग है, इनसे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो पुराने हैं, कुछ टीचिंग मेथड के कुछ मेथड बच के करीबन 10-12 दिन की क्लास के अलावा कुछ भी नहीं बचा। यानी कि मई 15 तक आपका, मई 15 मई 20 तक आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। मैंने पहले भी कमिटमेंट कर रखा था आप लोगों से कि मई में मैं आप लोगों का पूरा कोर्स कंप्लीट कर दूंगा, और वही कमिटमेंट अभी है कि मई तक मैं आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कर दूंगा। ऐसे ही ग्रेड फर्स्ट का मैं 15 मई तक पूरा कोर्स कंप्लीट कर दूंगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप एक दिन में पूरा पढ़ लेते हैं, आप धीरे-धीरे पढ़ते होंगे, एक क्लास याद करते होंगे, 2-3 घंटे लग जाते होंगे, पिछली पूरी क्लासेस पढ़ते होंगे, ग्रामर करते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे, 2-4 घंटे आप इंग्लिश के लिए निकालते होंगे, कुछ आप फर्स्ट पेपर के लिए निकालते होंगे, थोड़ा सेल्फ स्टडी भी करते होंगे। ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल होंगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ एग्जाम में इनसे ओरिएंटेड ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। बाकी की बची बात की सर 3 दिन से क्लास मिल रही, तो आपकी जो क्लास होती है नहीं होती उसका नोटिफिकेशन आ जाता है आपको, कई सारी समस्याएं होती हैं आपके साथ भी होती है, आप कौन सा रेगुलर आ पाते हैं बताइए, नहीं आ पाते ना, आप भी कहीं ना कहीं नॉक कर जाते हैं कि सर आज नहीं आ पाए, कल शादी थी, कल लेट उठे, कल खेत में काम था। तो ऐसे ही टीचर की जिंदगी होती है, टीचर भी व्यक्ति होता है, आप उसकी जिंदगी को समझे। आपका कोर्स मई तक हो जाएगा, जून जुलाई अगस्त 3 महीने हम लोगों के पास रिवीजन के लिए रहेंगे, बहुत होते हैं, 2 टाइम्स रिवीजन करेंगे हम लोग, 2 टाइम्स रिवीजन, तो देखना तुम्हारे ग्रेड सेकंड में मार्क्स कितने अच्छे आते हैं। ठीक है, आज मेरे सामने जो है कमला दास है, और कमला दास एक बोल्ड फाइटर्स रही है, कन्फेशनल फाइटर्स रही है। इन्होंने अपनी कविताओं के अंदर मैरिज और सेक्स इन दोनों चीजों पर खुलकर लिखा है। महिलाओं की बॉडी जो शरीर होता है उस पर इन्होंने लिखा है, और महिलाओं को समाज में किस तरीके से फ्रीडम चाहिए, किस तरीके से इनको देखा जाता है, केवल एक सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है, इसके बारे में इन्होंने खुलकर लिखा है। कुछ विचार उन्होंने आइडेंटिटी स्ट्रगल पर भी लिखे हैं, पॉलिटिक्स पर भी अपनी कविताएं लिखी हैं। इन्होंने माई स्टोरी करके एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है ना 1976 के अंदर। फिर इन्होंने एक नॉवेल भी लिखा है ना, एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन भी लिखा। पोएट्री में तो इनका नाम चलता है, ये सब दस्ता है। नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया एडमायरर्स के द्वारा, लेकिन मिला नहीं। ठीक है ना, पद्म भूषण के लिए भी किया गया था, लेकिन मिला नहीं, इनकी मां को मिला था। तो चलो आओ इनके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो स्टार्ट करें दोस्तों, ये कमला दास आपके सामने है। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे कि इनके नीचे मैंने कमला सुरैया लिखा, क्यों लिखा इनके नीचे कमला सुरैया, इनका नाम तो कमला दास है। ठीक है ना, इन्होंने पेन नेम यूज किया है, पेन नेम 2 अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग नाम यूज किए थे इन्होंने, बताऊंगा मैं आपको कैसे यूज किए थे। कमला सुरैया के बारे में बात करें, कमला सुरैया का जो कारण है वो है 1999 1999 सर क्या कारण था 1999 में? इन्होंने इस्लामिक धर्म इस्लामिक रिलीजन को क्या किया, अडॉप्ट किया था, इस्लामिक रिलीजन को अडॉप्ट किया था, और इसी वजह से इनको 1999 में इन्होंने कमला सुरैया अपना नाम रख लिया। क्या रख लिया इन्होंने अपना नाम? कमला सुरैया इन्होंने नाम रख लिया। 3 बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, जिनका नाम एम दास था, मिस्टर दास, या मिस्टर दास कहते थे लोग, शायद माधव दास इनके पति का नाम था। तो अब जो मिस्टर दास थे इनके हस्बैंड थे, ठीक है ना, ये एक बैंक ऑफिसर थे। ठीक है ना, चलो अपन को इनकी खास ज्यादा मतलब नहीं, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि इन्हें जाना जाता है अपनी कविताओं के लिए, अपनी ऑटोबायोग्राफिकल प्रोज के लिए, इंग्लिश एंड मलयालम। ये आपको याद रखना है कि ये जो फाइटर्स थी इंग्लिश और मलयालम में लिखती है। किसमें लिखती है? इंग्लिश और मलयालम में। याद रखना है आपको कि किन किन भाषाओं में लिखती है, इंग्लिश और मलयालम में। कई मलयालम की रचनाएं इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई है, और मलयालम खास इनकी भाषा रही है। चलो अपन बात करते हैं कि सर इनका जीवन काल कैसे रहा, कुछ चक्र कैसा रहा, चालू करते हैं। देखो इनका जन्म 31 मार्च 1934 में एक गांव है पुन्नयर कुलम, पुन्नयर कुलम जो केरला में है, वहां इनका जन्म हुआ था। केरला में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, पुन्नयर कुलम केरला। सर स्क्रॉल डाउन करना कमेंट्स को। ठीक है ना, अब ये इलाका नाम याद रखना केरला में। इनकी शिक्षा दीक्षा कलकत्ता हुई। अब इनके जो माता पिता थे, है ना, इनके माता पिता, इनके बारे में हम बात करें तो जो पिता थे वो थे बीएम नायर, ये एक संपादक थे नायर, और इनकी माता थी बालामणि अम्मा। इनके बारे में भी हम जिक्र करेंगे, बालामणि अम्मा के बारे में। बालामणि अम्मा ऑथर फैमिली से बिलोंग करते थे अम्मा। इनकी जो मदर थी वो एक बहुत अच्छी पोएटेस थी, साहित्य अकेडमी अवार्ड, केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है। इसके अलावा पद्म भूषण भी इनको मिला हुआ है। इनकी माँ को मतलब आगे बहुत ज्यादा अपन आगे देखेंगे माँ के बारे में। बीएम नायर जो थे ऐसे कहते थे कि ट्रांसपोर्ट कंपनी में एक बहुत बड़े ऑफिसर भी थे। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में क्या थे, एक ऑफिसर थे। दूसरी बात, एक मातृभूमि करके एक मैगजीन चलती थी, मैगजीन, और उसका नाम था मातृभूमि। मातृभूमि करके एक मैगजीन चलती थी, उस मैगजीन के क्या थे, एडिटर थे, मतलब बहुत बड़े एडिटर कह दो कि मतलब सीनियर एडिटर थे, एक वरिष्ठ संपादक थे। ठीक है ना, मैगजीन थी मातृभूमि, इसके वो सीनियर एडिटर कह दो आप, बहुत बड़े अधिकारी थे इसके, सीनियर एडिटर राइटर भी थे। और इनकी जो मदर थी वो बहुत बड़ी फेमस पोएटेस थी, काफी सारी पॉइंट की कलेक्शन उन्होंने लिखे, बहुत सारी पॉइंट्स लिखी। ठीक है ना, अब कमला दास आपको पता है पोएट्री बैकग्राउंड से रही, काव्य मतलब या पोएट बैकग्राउंड से रही, तो लेखनी बैकग्राउंड से रही, तो ये भी पोएट बनना स्वाभाविक था। तो कमला दास जो है माँ और पिता हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहते थे, तो ये लोनलीनेस पर अपनी कविताएं ज्यादा लिखती है, एकांत पर अपनी कविताएं ज्यादा लिखती हैं। लगभग 15 वर्ष की एज में, 15 की एज में इन्होंने क्या किया, इनकी शादी कर दी गई, और शादी की गई एम दास से, या फिर मिस्टर दास से। ठीक है ना, मिस्टर दास से शादी की गई, जो कि बैंक ऑफिसर थे, बैंक ऑफिसर। इनकी जो डेथ है, इनकी डेथ, कमला दास की डेथ, ये 31 मई 2009 में हुई। ठीक है ना, इसकी माता तो मतलब 2003-4 में एक्सपायर हुई थी, लगभग ये मान लो 95 की एज को कंप्लीट करके, और ये जो है लगभग 5-6 साल बाद अपनी मां के 5-6 साल बाद गुजर गई। ठीक है ना, बहुत कम उम्र में गुजर गई। इन्होंने अपने जीवन में जितनी भी रचनाएं लिखी हैं वो सब इस तरह से लिखी कि ये जो मिस्टर दास थे, बैंक ऑफिसर थे, इनके साथ इनकी जो रिलेशनशिप थे वो डिससैटिस्फाइड रिलेशनशिप थे, यानी कि सैटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप नहीं थे, नॉट सैटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप। इसलिए इन्होंने फाइनली रिलेशनशिप के नाम से, है ना, सैटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप, नॉट सैटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप रहे। इन्होंने ज्यादातर अपनी थीम ली मैरिज और सेक्स, खुलकर लिखा है, कोई पाबंदी नहीं। ठीक है ना, दूसरी बात, खास बात आपको तो समझनी है मेरे भाई, सुनना, सभी को गुड मॉर्निंग।
जो रेगुलर आते हैं वो तो है ही साथ में, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना था कि इनका जो शिक्षा दीक्षा की बात करें तो जितने भी स्कूल कॉलेज में गई, 3 स्कूल इन्होंने लिए, कॉलेज भी लिए, लेकिन उन्होंने कहीं से एक औपचारिक डिग्री प्राप्त की, फॉर्मल एजुकेशन कहीं भी उन्होंने प्राप्त की। फाइनली इनकी शिक्षा दीक्षा घर में हुई। अब आपको 15 साल की उम्र में शादी हो गई तो बहुत कम उम्र में इनकी मैरिज हो गई, तो मतलब कुल मिलाकर के हालांकि बच्चे हैं इनके, ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर भी मतलब कहने का मतलब वो इमोशनली सेटिस्फैक्शन जो था वो मिला नहीं। जैसे कि आपने अगर थोड़ा सा पढ़ा हो क्राइम द पिकॉक अनीता देसाई ने लिखा था, तो उसमें भी जो माया नाम की कैरेक्टर होती है उसको इमोशनल सेटिस्फैक्शन, फिजिकल सेटिस्फैक्शन अपने पति से नहीं मिलता है और इसी कारण से वो अपने पति की हत्या का कारण बनती है और खुद की हत्या का कारण भी बनती है। चलो अब बात करते हैं अपन इनकी और इनके हस्बैंड के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि इनके हस्बैंड जो थे ये क्या है, मिस्टर दास है और ये कमला दास है। कमला दास का जो अगर हम बात करें कमला दास है ना, इनका जो मलयालम पेन नेम है, मलयालम जो पेन नेम है वो मलयालम पेन नेम इन्होंने लिखा माधवी कुट्टी के नाम से। माधवी कुट्टी के नाम से इन्होंने मलयालम पेन नेम लिखा और जितनी भी मलयालम रचनाएं लिखी उन्होंने इसी नाम से लिखी, माधवी कुट्टी के नाम से लिखी। दूसरी बात इंग्लिश नेम इन्होंने लिखा, जो भी इंग्लिश नाम है वो इंग्लिश में इन्होंने जो पेन नेम अडॉप्ट किया था वो कमला दास किया था। और इनका वास्तविक नाम था, आपको पता है, इन्हें सुरैया भी कहते थे, ठीक है ना। सुरैया क्यों कहते थे, क्योंकि इन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया था, तो सुरैया भी कहते थे। ये एक बैंक ऑफिसर थे, अभी मैं बताई चला हूं, ठीक है ना। अब चालू करते थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। एक और ये ओल्ड लेडी कमला दास की मदर है, ठीक है ना, कमला दास की मदर है ये, तो मदर ऑफ कमला दास, ये कमला दास की मदर है, मदर ऑफ कमला दास। और इन्हें कमला दास इन्हें ग्रैंड मदर ऑफ मलयालम पोएट्री कहते हैं, ग्रैंड मदर ऑफ मलयालम पोएट्री। बीएसटीसी 2025 अंतिम कुछ दिन पर मौका सिर्फ एक, तो हो जाए तैयार अंतिम दिनों में गेम चेंजिंग तैयारी के लिए उत्कर्ष के प्राइम बैचेस के साथ। मलयालम पोएट्री, इनको ग्रैंड मदर कहते हैं, ठीक है ना। अब मेरी बात और ध्यान से सुनना, इनका नाम था बलमानी अम्मा और इनको केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है और इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है। बाकी आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी। फिलहाल आप इन चीजों को याद रखेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है ना। एक फेमस पोएट रही है कमला दास, काफी ओल्ड एज थी, 95 साल की मरेगी, तो मतलब कमला दास की जो एज है वो काफी नहीं होंगी। जैसे आपको पता है ले लो 1934 से लेकर के 19 कितना 2009 तक कितनी एज होगी बताना जरा। 2009 तो ये हो गई 60 हो गई, 40 60 60 एंड 4 60 एंड 6 कितने हो गए, 66 66 एंड 9, लगभग ये मान लो ये 75 की एज में एक्सपायर हो गई, लगभग अपनी मां से 20 साल कम उम्र में, ठीक है ना। अब देखो अगर इनकी पॉइंट के बारे में बात करें तो इनकी पॉइंट में जो स्टाइल थी इनकी वो क्या थी। पहली बात तो ये खुलकर लिखती है, कन्फेशनल टोन में लिखती है। ये कहती है महिलाओं की वर्तमान समाज में क्या स्थिति है, महिलाओं को वर्तमान समाज में केवल एक फिजिकल अटैचमेंट की ऑब्जेक्ट माना जाता है और ये कहती है कि कोई भी इमोशनल अटैचमेंट महिलाओं के साथ नहीं होता है ना। तो ये महिलाएं हैं तो महिलाओं के बारे में तो लिखेंगी। तो एक फेमिनिस्ट पोएट है ये, इन्होंने कन्फेशनल टोन में लिखा। अब कन्फेशनल टोन में मतलब इनको कंपेयर किया जाता है कि वेस्टर्न कन्फेशनल पोएट्स से इनको कंपेयर किया जाता है, जैसे सिल्विया प्लैथ और एने सेक्सटन। एने सेक्सटन नाम की जो पोएट्स थी इनसे और सिल्विया प्लैथ जो थी इनसे इनको कंपेयर किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि महिलाओं की कन्फेशन को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती है कि महिला किस तरीके का कन्फेशन समाज में करती है अपने मतलब कहने का मतलब कि जो खुद की उन्होंने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी माई स्टोरी, और इसमें उन्होंने खुलकर बताया कि मैं किस तरीके से सेक्सुअली डिससैटिस्फाइड थी अपने पति से, किस तरह से मैं इमोशनली डिससैटिस्फाइड थी अपनी फैमिली से। तो वो इन सारी चीजों को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है अपनी अर्ली चाइल्डहुड, अपने माता पिता के घर से लेकर के अपने पुणे में इनकी मृत्यु हुई थी, आपको पुणे में इनकी मृत्यु हुई थी, तो वहां तक इन्होंने जीवन सफर या उससे पहले तक जीवन सफर के अंदर लिखा है, स्टोरी के अंदर लिखा है लगभग मतलब ये काफी लंबा एक अरसा इन्होंने लिखा है, ठीक है ना। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में लिखा है, इमोशंस के बारे में लिखा है, महिलाओं की क्या अच्छाई रहती है अपने परिवार से, अपने पति से, उसके बारे में लिखा है, आंतरिक संघर्ष, आत्म की खोज, स्वयं की खोज के बारे में उन्होंने लिखा है। बोल रही है, खुलकर लिखा है, ऑनेस्ट एक्सप्रेशन की है, डरी नहीं है, ठीक है ना। मतलब आप बताएंगे किस कैसी रचना में लिखा है, अपन बात करेंगे। अबाउट फीमेल सेक्सुअलिटी के बारे में लिखा है इन्होंने, लव के बारे में लिखा है, लोनलीनेस के बारे में लिखा है, मैरिटल डिससैटिस्फैक्शन के बारे में लिखा है, जो अपनी लाइफ में गुजरता है लोग उसी के बारे में लिखते हैं। हर लैंग्वेज इज डायरेक्ट, उसकी भाषा डायरेक्ट है, ऐसे नहीं लैंग्वेज में मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना के दिया हुआ है उन्होंने, नहीं, कैंडिड स्पष्ट है एंड इमोशनली इंटेंस है। वो किस चीज को चैलेंज करती है, लाइन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, वो चैलेंज करती है पैट्रियार्कल नॉर्म्स को, पितृसत्तात्मक जो नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको चैलेंज करती है एंड एक्सपेक्टेशंस प्लेस्ड ऑन वुमेन, और उन उम्मीदों को ये चैलेंज करती है जो कि महिलाओं पर रखी जाती है। हाँ तो वेस्टर्न पोएट, वेस्टर्न बोला ना, पश्चिमी समझ जाते हैं बिल्कुल। रॉबर्ट लॉवेल ये सब तो अमेरिकन पोएट थे ना, बिल्कुल थे साहब, थे ये अमेरिकन थे, लेकिन वो कंपेयर किया जाता है। मैंने ये नहीं कहा कि कन्फेशनल टोन में ये खुद सिल्विया प्लैथ की तरह थे, नहीं, ये सिल्विया प्लैथ की तरह नहीं थे, बल्कि ये किसी सिल्विया प्लैथ की तरह ये नहीं थे, ये तो सिल्विया प्लैथ जैसे थे, मतलब इनको कंपेयर किया गया। दर्शक जी राइट नॉलेज है काफी आपका। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, इन्होंने माई स्टोरी लिखी और माई स्टोरी के अंदर इन्होंने अपने किसके बारे में लिखा है, अपनी इंटरनल फीलिंग्स, इंटरनल मोनोलॉग्स इन्होंने यूज किए, इंटरनल मोनोलॉग्स इन्होंने यूज किए, ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज करके अपने अतीत और वर्तमान दोनों को सेट किया है, अपने पास्ट और प्रेजेंट इन दोनों को बार-बार पास्ट एंड प्रेजेंट को इन्होंने सेट किया है, ठीक है ना। ये इनमें हैंग करती नहीं है। इन्होंने इमेजरी और सेंसुअल लैंग्वेजेस का यूज किया है। मैंने कहने का मतलब जो इमेजरी, इन्होंने काफी सारी इमेजेस यूज की, मतलब ऐसे वर्ड्स यूज किए जो इमेज क्रिएट करते हैं माइंड में, ठीक है ना। सरस्वती बुनकर जी, गुड मॉर्निंग, ऐसी इमेजेस इन्होंने यूज की हैं, मतलब ऐसे वर्ड इमेज यूज किए हैं। पॉइंट या फिर ऐसे कहते हैं कि पेन पोर्ट्रेट इन्होंने किया है, मतलब पेन पोर्ट्रेट इन्होंने किया है। इसके अलावा कुल मिला के बात करें कि इनकी जो लैंग्वेज है वो सेंसेशनल लैंग्वेज है, मतलब आपके अंदर सेंसेशन क्रिएट कर देगी, सेंसेशनल लैंग्वेज उन्होंने यूज किया है। अलग लैंग्वेज सिंपल है तभी सेंसेशनल हो जाती है, क्योंकि लैंग्वेज सिंपल आसानी से समझ में आ जाती है। आगे देखो फ्री वर्स एंड नेचुरल राइम, इस तरीके से मतलब ये क्या एक चैलेंज है। जो लोग वर्स और लाइन यूज करते थे बिल्कुल तरीके से सेट करते थे, मीटर सेट करके उन्होंने फ्री वर्स में लिखा है, मेनली फ्री वर्स में लिखा है। अब बात करते हैं साहब आइडेंटिटी की थीम और विद्रोह की थीम तो इनके अंदर थी, क्योंकि विद्रोह समाज के प्रति पहचान महिलाओं की ढूंढने की हमेशा कोशिश की गई है। दास की वर्क जो है एक्सप्लोर करती है कॉन्फ्लिक्ट को बिटवीन ट्रेडिशनल एंड सेल्फ असर्शन में। ट्रेडिशनल मतलब परंपराएं, कि आपको पता है कि आज जितनी भी इंसानी हमारे जीवन में, हमारे समाज में जितनी भी परंपराएं बनी हुई है, सब में महिलाओं पर हर चीज पर बैन है। मतलब लेडीज जो है, विमेन जो है, उन पर हर तरह से रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो उनके बारे में और महिलाएं क्या चाहती हैं, उनकी डिजायर्स क्या है, उसके बारे में वो रिबेल करती है अगेंस्ट द रोल्स ऑफ वाइफ। वो विद्रोह करती है पत्नियों का भूमिका, मां की भूमिका, बेटी की भूमिका, और क्या करती हैं उन पर तो चैलेंज करती हैं, उन पर तो वो कटाक्ष करती हैं, और वो बताती है कि भाई थॉट्स और लैंग्वेजेस में महिलाओं को क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। हर पॉइंट रिफ्लेक्ट करती है डिजायर टू डिफाइन हिमसेल्फ, ठीक है ना, बियॉन्ड सोशल लेवल्स के ऊपर अपने आप को क्या करती है, वो डिफेंड करती है। मेरी बात सुनो कि कुछ फेमस पॉइंट्स हैं। अब फेमस पॉइंट्स कौन-कौन सी हैं? देखो समर इन कैलकाटा फेमस पॉइंट है, कलेक्शन भी है समर इन कैलकाटा के नाम से इन्होंने, ठीक है ना। तो द सनशाइन कैट इनकी फेमस पॉइंट है,
बहुत सारी है, लेकिन मैं आपको इतनी सारी पॉइंट में सुनाऊं, इतनी सारी पॉइंट्स है, मैं इनको कहां तक लिखूंगा? तो मैं आपको कुछ फेमस फेमस नाम लिख रहा हूं। लव है, ठीक है ना, माई मदर एट 66 है, जीवन कितना वैकेंट है उस पर भी इन्होंने लिखा है 66 है, एन इंट्रोडक्शन है, एन इंट्रोडक्शन के अलावा एक डांस ऑफ द यूनक्स है, डांस ऑफ द यूनक्स, EUNUCHS, एक है द लुकिंग ग्लास, द लुकिंग ग्लास। ऐसे कुछ फेमस इनकी पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। अब अगर अपन बात करें कि एन इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें, ठीक है ना, ये एन इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया लाइन लिखी कि आई एम अ वेरी इंडियन, या आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूं, वेरी ब्राउन, मैं क्या हूं? आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूं, और कैसी हूं? वेरी ब्राउन हूं, ठीक है ना। और कहां उत्पन्न हुई हूं, कहां पैदा हुई हूं? वेरी ब्राउन हूं, बॉर्न इन मालाबार, मालाबार में जन्मी हूं, बॉर्न इन मालाबार, मालाबार, राइट इन 3 लैंग्वेजेस, या मतलब नो 3 लैंग्वेजेस, ठीक है ना, 3 भाषाओं को जानती हूं, 3 लैंग्वेजेस, ओके। फिर बोलती है राइट इन 2 लैंग्वेजेस, और 2 भाषाओं में लिखती हूं, राइट इन 2, एंड ड्रेस इन 1, और ड्रेस में एक में ही हूं, ड्रेस इन 1। ये इन्होंने क्या किया, एक स्टार्टिंग लाइन लिखी इंट्रोडक्शन के अंदर, ये आपसे पूछी जा सकती है तो ये आपको याद रखनी है, बाकी और कुछ नहीं। इन्होंने माय ग्रैंडमदर्स हाउस, अभी तक को सही है, द लुकिंग ग्लास, एक इन्होंने माय ग्रैंडमदर हाउस भी लिखी है, ये फेमस फेमस पॉइंट है। अब देखो इतनी सारी पॉइंट्स लिखी हुई जा सकती है ना, बहुत सारी पॉइंट्स है, माय ग्रैंडमदर्स हाउस। अब बात करते हैं सब इंग्लिश में इनकी क्या क्या पोएटिक कलेक्शन रही है, तो एक बार इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है भाई साहब। थोड़ा सा आज एनर्जी डाउन है तो आप ऐसे ही काम चलाना, आज जब अपन कल परसों तक मिलेंगे थोड़ी एनर्जी के साथ मिलेंगे, ठीक है ना। डॉल फॉर चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट, ये इनका वो रही है, क्या नाम है, शॉर्ट स्टोरी रही है। अल्फाबेट ऑफ लस्ट इनका नॉवेल रहा है, पद्मावती द हार्लॉट ये भी स्टोरी रही है, ठीक है ना, इन्होंने प्रोज भी लिखा है, ठीक है ना। चलो अपन चर्चा करेंगे, ये पॉइंट नहीं रही है दर्शन बेस्टर जी, ये पॉइंट नहीं रही है, ये इनके वर्ड्स रहे हैं, प्रोज रहे हैं। समर इन कलकत्ता इन्होंने 1965 में लिखा था, द डिसेंडेंट्स इन्होंने 1967 में लिखा था, द ओल्ड प्ले हाउस एंड द पॉइंट्स इन्होंने लिखा था, ओनली द साउल नोज हाउ टू सिंग, और कलेक्टेड पॉइंट्स लिखी थी, सैंडल भी लिखा था, सैंडल एंड द पॉइंट्स, तो ये भी इन्होंने लिखे थे। अब देखो समर इन कलकत्ता सबसे ज्यादा फेमस रहा, आपसे ये पूछेगा तो बस इतना सा पूछेगा समर इन कलकत्ता कैसे लिखा, बस ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। आपको और नहीं पूछा जाना, कुछ भी ग्रेड सेकंड के अंदर कमलदास से पूछा जाना है तो ये पूछा जाना है, समर इन कलकत्ता से किसका रिलेशन है ना, ये पूछा जाएगा। फिर इन्होंने माई स्टोरी करके एक क्या लिखा, एक प्रोज लिखा, ऑटोबायोग्राफी लिखी, जो दरअसल ये जो लिखी थी उनका एक मलयालम टाइटल दिया था एंटी कथा, एंटी यानी माई कथा स्टोरी, एंटी कथा मेरी स्टोरी, मलयालम में लिखा था इन्होंने। ये इसमें इन्होंने अपने चाइल्डहुड से लेकर के, अपने बचपन से लेकर के अपने प्रेजेंट टाइम तक, यानी कि चाइल्डहुड से लेकर के 1967 तक, 1976 तक अपने जीवन का लिखा है, क्या क्या उन्होंने लाइफ में स्ट्रगल किया, क्या क्या झेला, सब कुछ उन्होंने लिखा, किस तरीके से इनके साथ व्यवहार रहा, किस तरीके से अपने जीवन में अकेली रही। फिर पद्मावती इन्होंने एक स्टोरी लिखी, पद्मावती, ये स्टोरीज है पद्मावती एंड हार्लॉट, पद्मावती द हार्लॉट, अदर स्टोरीज, और अदर स्टोरीज 1992 के अंदर इन्होंने लिखी थी, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, कमलदास के बारे में ये वाली छोटी सी बातें थोड़ी सुन लो कि पद्मावती नाम की क्या एक वैश्या होती है, प्रोस्टिट्यूट होती है, पद्मावती नाम की प्रोस्टिट्यूट होती है, वैश्या होती है। दरअसल ये क्या करती है भाई साहब, सुनना अच्छे से भाई मेरे सुन, ये प्रोस्टिट्यूट क्या करती है, बहुत बढ़िया जी, आप सेकंड ग्रेड की पहली बार तैयारी कर रहे हो, उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी हमेशा सफल होगी और आप सेकंड ग्रेड टीचर भी बनेंगे, टेंशन ना लो। देखो तैयारी पहली करो, सशक्त करो, अभी आपके पास काफी टाइम है, आप खूब आराम से कर सकते हो, बहुत टाइम है, फिक्स 4 महीने, मई जून जुलाई अगस्त, 4 महीने तो फिक्स है, मतलब 4 महीने में ग्रेड सेकंड की आसानी से तैयारी की जा सकती है, बहुत बढ़िया। इंग्लिश कितना बड़ा सिलेबस नहीं है, कवर करने लगे तो, ठीक है ना। और आपके कोर्स में लगभग 90% कोर्स कंप्लीट हो चुका है, मात्र 10% कोर्स रह रहा है आपका, और 10% कोर्स में आपको आराम से मई के अंदर और 15-20 मई तक आके फिर रिवीजन में ले जाऊंगा आपको, ठीक है, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलो अब पद्मावती प्रोस्टिट्यूट के बारे में बात करें। पद्मावती क्या है कि कई लोगों से अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप कर दिए, अब इन सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में वो हमेशा एक आइडेंटिटी ढूंढती है, प्योर रिलेशन ढूंढती है, बेचारे एक व्यक्ति से इसका कुछ संबंध भी चलता है, लव अफेयर भी चलता है, लव ढूंढती है, वो लव नहीं मिलता, सिर्फ फिजिकल अटैचमेंट मिलता है लोगों के अंदर, ठीक है ना, बिल्कुल। ये 4 महीने बहुत पर्याप्त आपके लिए, तो फिजिकल अटैचमेंट मिलता है और केवल शारीरिक, लोग आते हैं शारीरिक संबंध बनाते चले जाते हैं, एक व्यक्ति से जैसे प्रेम होता है तो वो ज्यादा लंबे समय तक समाज तक नहीं देता, तो ये वैश्या जो है हमेशा वैश्यावृत्ति में फंसी रहती है और वो बस अपने देह को बेचती है और अपने कस्टमर्स और क्लाइंट से अब बस सैटिस्फैक्शन पाती है, कैसा, फिजिकल रिलेशनशिप का। कुल मिलाकर ये कि महिलाओं की जो स्थिति है वर्तमान समाज में और उस जमाने के समाज में उसको बताया गया है। फिर अल्फाबेट ऑफ लस्ट के बारे में बताया गया है। ये कहानी एक पत्रकार की है, ये इसका नाम है सुरेश, और ये जो पत्रकार है ये नॉवेल है, ठीक है ना। सुरेश जो है एक जर्नलिस्ट बनना चाहता है और आगे राइटर भी बनना चाहता है। अब दरअसल इसकी जो मुलाकात है तुलसी नाम की महिला से होती है, और तुलसी जो है एडिटर की पत्नी होती है, एडिटर्स वाइफ होती है। अब इसके साथ इसका प्रेम हो जाता है तुलसी से, उसे लगता है कि मेरे से असली प्रेम करती है, असली प्रेम तो उसने तुलसी ने किया नहीं था। ये बहुत चालाक महिला होती है, क्लेवर और लस्टी टाइप की महिला होती है, क्लेवर एंड लस्टी। अब क्या है साहब, इसने सुरेश को क्या किया, सेड्यूस किया, और सुरेश को सेड्यूस करने के बाद क्या है कि तुलसी को समझ गया कि ये तो मेरा यूज कर रही है और खास ये मतलब आगे बढ़ना चाहती है, इसलिए इस तरह से ये अपने जो है अपने शरीर को यूज करके और आगे बढ़ना चाह रही है। तो दरअसल क्या हुआ कि सुरेश ने इससे प्रेम को हटा दिया। फिर इसकी कुछ और भी जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके बारे में अपन को खास इसके बारे में जानना नहीं है, ठीक है ना। बस ये बताया गया महिलाओं की स्थिति पर यहाँ पर जिक्र किया गया कि महिला किस तरीके से अपने देह को यूज करती हैं। अब मतलब इसके अकॉर्डिंग एक डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट है ना, ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। दरअसल क्या होता है कि 13 ईयर ओल्ड गर्ल होती है, 13 ईयर ओल्ड, और दरअसल इसका जो रेप है उसके फादर के द्वारा कर दिया जाता है। इसका नाम रुकमनी होता है, नाम रुकमनी होता है। और इसके बाद वो व्यापार में क्या कर दी जाती है, धकेल दी जाती है, इसको डॉल भी दी जाती है, मतलब बहुत कम उम्र में से इसके क्लाइंट्स आते हैं, मतलब बहुत कम उम्र में इसको क्या है सेक्सुअली हरास किया जाता है। तो ये एक डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट, ये एक छोटा सा शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, ज्यादा बड़ी कहानी नहीं है, ठीक है ना। तो ओके, मेरे भरोसे मत रहो यूवी जी आपके भरोसे रहो, क्योंकि आपका भरोसा काम करेगा, ठीक है ना, आपका भरोसा काम करेगा, मेरा भरोसा कोई काम करने वाला नहीं है। आप पढ़ोगे तो काम करेगा, मैं तो पढ़ा सकता हूं, और मैं जितना भी पढ़ा सकता हूं तो उसमें उतना हेल्पफुल पढ़ा सकता हूं कि ये कंटेंट आपके लिए आने वाला है। किसी भी चीज को जानने के लिए बहुत वाइड नॉलेज होनी चाहिए, नहीं ऐसा बोलते हैं, लेकिन ग्रेड सेकंड में क्या आने वाला है, कितना आने वाला है, उससे रिलेटेड चीजों को मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और ये मुझे मालूम है कि मेरी क्लासेस आप लोगों के लिए कहीं हद तक हेल्पफुल होंगी। अगर वो ये तो हमने पढ़ लिया था कि फेमस पॉइंट कौन सी, मैंने आपको बता दिया फेमस पॉइंट कौन सी। अब आप देख लीजिए कि अवार्ड रिकॉग्निशन देखो इनके क्या क्या है। साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला हुआ है 1985 के अंदर, 1985 के अंदर, फॉर राइटिंग इन मलयालम, मलयालम में राइटिंग करने के लिए मलयालम में उन्होंने लिखा। फिर केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला हुआ है फॉर ओवरऑल कंट्रीब्यूशन इनटू मलयालम लिटरेचर, ठीक है ना, ये आपको याद करनी है। और एक वयलार अवार्ड भी मिला हुआ है, एक एशियन मतलब एशियन पोएट्री प्राइज भी मिला हुआ है, ठीक है ना, एक पेन अवार्ड भी मिला हुआ है। कौन सा? पेन एशियन पोएट्री अवार्ड, पेन कहते हैं इसको, पेन एशियन पोएट्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पोएट्री, पोएट्री में एक्सीलेंस के लिए मिला हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा इन्हें एज गुड एक्शन
पुरस्करण कारण भी मिला हुआ है, केरला का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है, ठीक है ना, और पॉस्टमस मिला है मरने के बाद, नॉमिनेटेड किया गया नोबेल प्राइज के लिए लेकिन मिला नहीं, ठीक है ना, और इनके जो एडमायर थे उन्होंने किया, बस आपको याद रखना है, तो पैन एशियन पोएट्री अवार्ड, एक केरला साहित्य अकादमी अवार्ड, एक साहित्य अकादमी अवार्ड, बस आपको याद रखना है, खास तौर से ये याद रखनी है बस, और तो क्या है, देश भर के हैं, कहां तक याद करोगे, 15 राइटर्स हैं। अब मैं आपको जब एक बार लास्ट में रिव्यू कराऊंगा सबका, तो कैसे कैसे कराऊंगा रिव्यू सुन लो कि मैंने एक तो पोएट या राइटर्स के नाम ले लिए, इनकी ईयर ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ डेथ ले ली, फिर इनकी मेन कंपोजिशन ले ली, 2-2 3-3, ऐसे पूछेगा नहीं आपको, इनकी सन नहीं पूछेगा, और इसकी भी 1977 में ये लिखा गया, ये शॉर्ट स्टोरी नॉवेल वाले साल में लिखी गई थी, साल बहुत बड़ा होता है, कम नहीं होता। आप देखना इसमें कि कौन सी लैंग्वेज कमला दास लिखती थी बिसाइड्स इंग्लिश के अलावा वो कौन सी लैंग्वेज में लिखती थी, तो ये आपको पता होगा कि तमिल में लिखती थी, केरल में जन्मी थी, मलयालम लैंग्वेज को लिखती थी, तो मलयालम, ये आपको याद रखना है। अगला देखना कि आई एम अ सिनर, मैं एक पापी हूं, आई एम सेंट, मैं एक साधु हूं, आई एम डेवलप्ड एंड द बिट्रेड, और मैं बिलव्ड हूं, बिट्रेड हूं, ये लाइन जो है फ्रॉम विच पोएम है, बताइए कौन सी पोएम से लिए थे इन्होंने, एक पोएम लिखी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही, आपसे पूछेगा कि कौन सी, तो इंट्रोडक्शन से लिए गए, इंट्रोडक्शन से जो पोएम लिखी है वो काफी लाइन लिखी है वो काफी इंपॉर्टेंट रही है। कमला दास की राइटिंग ऑफन कैटेगराइज है अंडर, किसके अंडर है बताओ, आप पूछे जाए तो कि कमला दास की राइटिंग रोमांटिसिज्म में नहीं आती, पोस्ट कॉलोनियल फिक्शन के अंदर भी नहीं आती, सर्रियलिज्म के अंदर भी नहीं आती, और ये आती है कन्फेशनल पोएट्री के अंदर। ये खास तौर से इनका पॉइंट रहा है, आपसे कभी भी पूछे तो ये याद रखना, आपको कन्फेशनल क्या रहा है, ये कन्फेशनल इनका सिस्टम रहा है, ठीक है ना, कन्फेशनल पोएट्री इन्होंने लिखी है। अगर आपसे पूछे कि पेन नेम क्या है कमला दास का, कमला दास ने कौन सा पेन नेम यूज किया था मलयालम राइटिंग के अंदर, ये पूछा जाए तो याद रखना आपको, बताओ कमला सुरैया, कमला माधवी कुट्टी, सुरैया दास और के दास, बताओ इन्होंने लिखा था माधवी कुट्टी के नाम से, आपको मैंने बता दिया, कमला माधवी कुट्टी है, डायरेक्ट माधवी कुट्टी है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो बहुत आसान आसान से प्रश्न आते हैं, अगर आते हैं तो रिलेटेड, ये हालांकि प्रीवियस ईयर की नहीं है लेकिन हाँ ये रिलेटेड है, और आपके इस तरीके के प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों चैप्टर समझ में आया होगा, बाकी